So hello friends, welcome back to Diplomatic Manthan. My name is Aman Singh. We are completing particular things in polity and हम लोग ने polity में काफ़ी कुछ complete कर लिया. We have started with our part 3 of our constitution. We have started fundamental rights. Fundamental rights के ऊपर कुछ discussions हो गए थे. उससे पहले just let me check that this particular camera is working properly or not. My voice is coming properly or not. Just a second. सो आई होप आपको मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी, क्लियरली आपको सब कुछ जो है सुनाई दे रहा होगा, राइट. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ डिस्कशंस किया था. इनफैक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था. एंड उस आर्टिकल 14 पे हम लोग ने बात किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में. हाउ द पीपल फॉर लॉ आर इक्वल. लॉ के लिए किस तरीके से जो हमारी जनता है वो इक्वल है. एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर लॉ. आज इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, इस डिस्कशंस को थोड़ा आगे ले जाएंगे. मैंने कल आपसे एक डिस्कशन किया था दैट रूल ऑफ लॉ आल्सो प्रिवेल्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. रूल ऑफ लॉ जो चीजें हैं वो प्रिवेल करता है. सो बेसिकली मैंने बताया था आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए एक जो रूल ऑफ लॉ के लिए एक प्री कंडीशन मतलब रूल ऑफ लॉ अगर आपको लागू करना है तो उसके लिए एक कंडीशन लागू करनी होगी. वो क्या है? दैट देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ. इन सब चीजों को हम लोग ने डिस्कशन किया था. अब लेट्स गो मूव फर्दर एंड देखते हैं आगे जो चीजें हैं उन सबको हम लोग को किस तरीके से कंप्लीट करना है, राइट. सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर अनदर टॉपिक, जिसको अब देखो ये रूल ऑफ लॉ में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, उसको विल बी कंप्लीटिंग, देन विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी हमें सब चीजें देखने के लिए मिल रही हैं. फंडामेंटल राइट्स, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, थोड़ा सा समय तो ये लेगा. फंडामेंटल राइट्स इज अ थिंग जिसमें थोड़ा आपको समय लगने वाला है. होप दिस विल बी टेकिंग अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स जो होंगे वो आपके दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स पे होने वाले हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स. एंड उससे पहले विल बी लुकिंग दिस रूल ऑफ लॉ. ये रूल ऑफ लॉ जो है वो क्या होता है. बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. अब रूल ऑफ लॉ को अगर मैंने आपको बता दिया था, रूल ऑफ लॉ के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया था कि फॉर लॉ देयर एवरीवन इज इक्वल, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. एंड व्हेन everything is done according to law, जब सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होता है तो there is rule of law. फिर वहां पे क्या हमें देखने के लिए मिलता है? हमें रूल ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है. इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको बताता हूं रूल ऑफ लॉ जो हमारी चीज है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं. दिस इज रूल ऑफ लॉ जो है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इट्स समथिंग, हाँ अब ये सही है. सो रूल ऑफ लॉ जो है इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं. एंड वो प्रिंसिपल्स क्या हैं आज उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करने वाला हूं. सी, हम लोग ने जो पढ़ा था, हम लोग ने देख लिया था रूल ऑफ लॉ के बारे में. तो पहला जो प्रिंसिपल है ना, पहला प्रिंसिपल इज नोबडी शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ. मतलब अगर आपने लॉ वायलेट नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए. इफ यू हैवंट वायलेटेड एनी लॉ तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए. दिस इज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल. नोबडी, कहां गया भाई? नोबडी शुड बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ. अब सी, आप मुझे बताओ, इज देयर एनी केस जहां पे ऐसा हुआ है कि यू हैव बीन पनिश्ड या किसी को भी पनिशमेंट मिली है, मतलब उसको पनिशमेंट मिली है बिना लॉ को वायलेट किए? इज देयर हैज बीन अ केस, या कभी कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कोई केस आपने सुना है कि कभी ऐसा हुआ है कि लॉ वायलेट करने के बिना भी उसको पनिशमेंट मिली है? यस सर, बिल्कुल. मैं आपको खुद ही इसका आंसर दे रहा हूं बिकॉज वी लैक सम टाइम, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर कोर्स आल्सो. डेफिनेटली. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग क्या होती है सर? जिसमें भीड़ आती है और भीड़ अपने जजमेंट सुनाती है. एग्जांपल, आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल. लेट्स से देयर वाज अ पर्सन जो कहीं से निकल रहा था, एक रोड से वो जा रहा था, एंड समवन केम,
एक सामने घर पड़ता है, समवन केम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होम, उस घर से कोई निकलता है और बोलता है कि ये इस आदमी ने मेरे घर में चोरी की है, इस आदमी ने मेरे घर में चोरी की है, और चिल्लाने लगता है, हंगामा करने लगता है। वो आदमी जो रोड पे जा रहा था, मिस्टर एक्स, एक्स ले लो, मिस्टर एक्स ले लो, वो जो आदमी था वो आराम से घर पे अपने जा रहा था, बट एक आदमी घर से निकलता है और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है कि इसने मेरे घर पे चोरी की है, दैट मिस्टर एक्स हैज स्टोलन समथिंग फ्रॉम माय हाउस, ऐसा कुछ हो जाता है। अब वहां पे क्या लगता है कि जो भीड़ होगी क्या वो सुनेगी? भीड़ सुनती नहीं है, जो मॉब होता है वो सुनता नहीं है। दिस हैपेंड इन मणिपुर ओनली। अगर मैं मणिपुर केस का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे यही चीजें हुई। आई मीन टू से कि हु आर यू टू मेक अ वुमेन नेकेड, देन उसको वहां पे आप पूरे रास्ते पे चलवाओ। हु आर यू, राइट? अगर देखो, अगर मिस्टर एक्स ने रियल में चोरी की है तो यू शुड टेक हिम टू अ कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सर कोर्ट। यू आर नो वन टू जज। आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव हिम और हर पनिशमेंट। लाइक अगर उसने आपके घर में चोरी की भी है तो यू शुड गो एंड कॉल पुलिस। पुलिस विल टेक हिम टू अ कोर्ट, फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो चलेगा। बट आप ऐसे सोचिए, जो मॉब लिंचिंग होती है, इफ ही हैजंट डन एनीथिंग, if he has been proven innocent, अगर वो innocent proof हो गया at last, तो फिर तो मॉब ने जो उसको पिटाई की वो तो गलत हुआ ना, वो तो गलत ही हुआ ना। अगर वो innocent proof हो गया that Mr. X has not stolen anything from that particular house, अगर उस घर से मिस्टर एक्स ने कुछ नहीं चुराया है, वो innocent है, तो जो मॉब ने उनको मारा धोया वो तो गलत हो गया ना। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। अब अदर थिंग मैं एक और आपको, यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ, लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर रिलीजन गोइंग ऑन, या देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे बीफ इज बैन एंड वन पर्सन इज कैरिंग चिकन इन हिज हैंड। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, इज कैरिंग चिकन इन हिज हैंड एंड दैट चिकन हैज बीन मिसलीडेड या मिस सपोज्ड, मतलब मैंने कुछ उसको गलत समझ लिया और मैंने बोला कि दिस इज अ बीफ। I thought that it is a beef and I started shouting that how can you bring this particular beef in this area? यहाँ पे तो बैन है ना ये beef is ban and let's say it's a cow meat, तो ये चीज तो बैन हुई, राइट? बैन है। एंड अगर मैंने ये चीज बोली, इनफैक्ट ही वाज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर चिकन ओनली, फिर भी मॉब आया और मॉब ने उसको पीट दिया। दिस इज व्हाट नोन एज, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज मॉब लिंचिंग। अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तो आई शुड हैव कॉल्ड पुलिस, देन पुलिस शुड हैव, अगर वो चीज वहां बैन होती तो पुलिस शुड हैव टेकन हिम टू द कोर्ट एंड कोर्ट वुड हैव डिसाइड कि यार इसको कौन सी पनिशमेंट देनी है, कैसी पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हेन, सो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि व्हेन कोर्ट डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हेन कोर्ट जो होता है ना, मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूँ, व्हेन कोर्ट डिसाइड्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो हमें मिलता है रूल ऑफ लॉ। जब कोर्ट डिसाइड करता है, जब जो कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब रूल ऑफ लॉ होता है। लेकिन जब मॉब डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब क्या होता है? इट इज नोन एज मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी इसी को कहते हैं। मतलब यहाँ पे रूल ऑफ किसका है? रूल ऑफ मॉब है। मॉब मतलब वो जो भीड़ थी, भीड़ सुनती थोड़ी ना है किसी का, भीड़ तो आई मार पीट के चली गई, वो सुनेगी नहीं किसी को, राइट? सो इट इज नोन एज मोबोक्रेसी, इट इज अ रूल ऑफ मॉब। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। अब चलिए, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप ऐसे समझिए, मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और शायद आप में से बहुत लोगों ने ये स्टोरी भी सुनी होगी एंड इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी और नॉट, आई डोंट नो, बट मैंने भी ये स्टोरी सुनी है। बट आई थॉट दैट ये जो स्टोरी है ये हमारे पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। लेट्स से आई एम अ धृतराष्ट्र, मैं धृतराष्ट्र हूं। इन माई राइट देयर इज अ दुर्योधन एंड इन माई लेफ्ट वन पर्सन इज देयर हुज नेम इज युधिष्ठिर। ये जो दोनों हैं ये मेरे थ्रोन के लिए आए हैं, आई मीन मुझे सक्सीड करने के लिए आए हैं। आई हैव टू पर्सन जो मुझे सक्सीड कर सकते हैं, मतलब जो राजा बनने के लिए, राज्य अभिषेक के लिए एलिजिबल हैं। एंड दो लोग हैं यहाँ पे, युधिष्ठिर एंड ऑल्सो दुर्योधन। अब ये सब चीजें चल ही रही थी, डिस्कशन हो ही रहा था। देयर वॉज अ केस इन माई पर्टिकुलर एरिया, इन माई डायनेस्टी। यहाँ पे एक केस हो जाता है और वो केस कैसा होता है कि देयर आर 4 persons, they have been charged for murder and these 4 persons belong to different caste, yeah, belong to different particular caste, you can say.
वन इज ब्राह्मण, अदर इज योर क्षत्रिय, फिर अगेन शूद्र एंड वैश्य, वैश्य एंड शूद्र। अब होता क्या है, होता क्या है कि ये जो ब्राह्मण था, अब यहाँ पे ये चीजें चली रही थी। सो किंग, दैट मीन्स मी, आई हैव आस्क्ड दुर्योधन कि दुर्योधन साहब बताइए क्या सीन करना चाहिए, इन लोग के साथ क्या होना चाहिए, इन लोग के साथ हमें क्या करना चाहिए, इन लोग ने क्या है, इन लोग के ऊपर चार्जेस हैं किसके, मर्डर के, 1 मर्डर ईच दे हैव डन, अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन वॉज वेरी मच फेमिलियर विद दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड ही सेड कि सर, ही वॉज इन अ हरी, यू कैन से वो बहुत जल्दी में था, उन्होंने बोला सर इनको सबको डेथ डेथ सेंटेंस दे दीजिए, बात खत्म, सबको डेथ सेंटेंस दे दीजिए, ओके सब मस्त, मामला सेट। फिर हमने पूछा, मैंने पूछा किससे, ये भाई बोला था दुर्योधन जी ने। और अब आते हैं हमारे पास युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर से हम लोग ने पूछा कि युधिष्ठिर व्हाट इज योर से ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण इज अ वेल रेड पर्सन, वेल रेड मतलब पढ़ा लिखा इंसान है वो, और ब्राह्मण का मतलब है, आई एम क्लेरिफाइंग दिस, इट इज नॉट दैट शर्मा जी का बेटा वाला ब्राह्मण, ही इज नॉट दैट पर्टिकुलर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण है जो उस टाइम पे चलते थे, तो ये वो वाले ब्राह्मण है, इट इज नॉट आज के ब्राह्मण। क्लैरिफाई करना पड़ता है भाई, बहुत सारे पॉलिटी में यू डोंट नो, बट बहुत सी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है। एजुकेटर्स ऑफ पॉलिटी आर क्रिटिसाइज्ड द मोस्ट, they are criticized the most. So this is the thing we have talked about. We asked whom, we asked युधिष्ठिर सर क्या चीजें होनी चाहिए। युधिष्ठिर said कि ब्राह्मण जो है, he is a well read person, he should be, he knows what he has done, उसको knowledge है कि वो क्या कर रहा है, so he should be given death sentence. but the thing is कि जो ब्रह्म हत्या होती है वो पाप होती है, सो ब्रह्म हत्या पाप होती है, तो वी विल नॉट गिव हिम डेथ सेंटेंस, रादर वी विल बी गिविंग हिम लाइफ इम्प्रिजमेंट। हम लोग इसको उम्र कैद की सजा दे देते हैं रादर देन गिविंग हिम डेथ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्या होती है, आपकी जो डेथ होती है, आई मीन आपकी डेथ नहीं, ब्राह्मण की जो डेथ होती है, ब्रह्म हत्या जो होती है वो पाप मानी जाती है। ओके, वो आते हैं फिर क्षत्रिय पे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय इज अ सोल्जर एंड सोल्जर इज अ सेवियर, जो सेवियर जो बचाए, और इफ दिस पर्टिकुलर सोल्जर इज किलिंग समवन, इट इज नॉट डन एंड ही शुड बी गिवन डेथ, ही शुड बी गिवन डेथ सेंटेंस। ओके, फिर आते हैं हमारे पास वैश्य, ही शुड ऑल्सो बी गिवन डेथ। अब आते हैं हमारे पास शूद्र, शूद्र इज नॉट अ वेल रेड पर्सन, ही इज नॉट अ वेल रेड पर्सन, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ही डजंट नो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, ही इज नॉट अ वेल रेड पर्सन। सो इसके लिए वी कैन बी लीनियंट एंड इसको एक बार वार्निंग देके वी कैन लीव हिम, वार्निंग देके वी कैन लीव हिम। सो वार्निंग देके वी कैन लीव हिम। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देख रहे हो एक ही केस है, लेकिन दोनों लोगों के पर्सपेक्टिव्स में कितना चेंज है। वन पर्सन केम एंड ही सेड जस्ट गिव हिम डेथ सेंटेंस एंड उसको जाने दो आगे। मतलब कहने का है कि इनके केस में देयर आर टू पीपल एंड अप्रोचेस आर टोटली डिफरेंट। अप्रोच जो है वो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। यही चीज हम लोग ने देखी यहाँ पे। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे, टेल मी वन थिंग, यू हैव अ क्वेश्चन, आपके हिसाब से, ये आपके हिसाब से इनमें से रूल ऑफ लॉ को जो प्रिंसिपल है वो कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? हु इज एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ? क्वेश्चन इज हु इज एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ इन दिस पर्टिकुलर केस? धृतराष्ट्र या दुर्योधन? रूल ऑफ लॉ को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है इसमें? रूल ऑफ लॉ को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है इसमें? रूल ऑफ लॉ को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है सर इसमें? रूल ऑफ लॉ को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है सर? रूल ऑफ लॉ को कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? युधिष्ठिर, राइट? क्योंकि वो तो यार सबको एकदम वो कर रहा है। नहीं सर, आंसर इज दुर्योधन। सर दुर्योधन इज एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो चारों को बिना भेदभाव के डेथ सेंटेंस दे रहा है, बिना आपका डिस्क्रिमिनेशन किए आपको क्या दे रहा है? डेथ सेंटेंस। एंड दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, व्हिच सेज
विच सेज कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दिस इज सेड। अगर मैं बात करूं सेकंड प्रिंसिपल की, तो ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ordinary law of land without distinction या अपना डिस्क्रिमिनेशन। चलो, दिस इज योर पर्टिकुलर सेकंड आपका जो प्रिंसिपल है, उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग ने कर लिया। सो यू नो कौन स्टैब्लिश कर रहा है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ? यू रूल ऑफ लॉ इज बीइंग स्टैब्लिश्ड बाय दुर्योधन ओनली, राइट? दुर्योधन कर रहा है। चलिए, ये चीज हम लोग ने समझ ली। बट अब ये चीजें आप लोग ने समझ ली हैं, तो ये भी अब इसके एक और पर्टिकुलर वो है, इसका एक और आपका प्रिंसिपल है, दैट इज इन इंडिया देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, है ना? इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो सुप्रीम होता है। मतलब कोई भी लॉ अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो यू शुड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका थर्ड लॉ है। अब लेट्स गो विद एन अनदर एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ केस जहां पे मैं आप लोग से बोलूंगा, लेट्स से हम लोग को वही पेरेंट्स वाली बात पे चलते हैं। लेट्स से दीज आर पेरेंट्स, दैट आइडियल पेरेंट्स, और इनके कितने बच्चे हैं सर? इनके 4 बच्चे हैं, जिनका क्या नाम है? यू ऑल नो देयर नेम। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, घनश्याम और बाबू। अब सर ये देखिए आप, he is getting 99%, he is getting 85%, he is getting 75%, and again he is getting 33% only। अब ये सोचिए कि अगर पेरेंट्स भाई ये आइडियल पेरेंट्स है, मैं ये मान के चल रहा हूं दीज आर आइडियल पेरेंट्स। अब होता क्या है कि राम इज गेटिंग 99%, श्याम इज गेटिंग 85%, घनश्याम इज गेटिंग 75% एंड बाबू इज गेटिंग अगेन 33% ओनली। कमजोर है बच्चा। अब मैं कहता हूं कि यार लेट्स से पेरेंट्स को कुछ लगता है कि यार हमें अपने बच्चों को ना बादाम खिलाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बादाम खिलाना चाहिए, बट हम लोग सिर्फ यार बादाम जो है वो एक ही बच्चे का अफोर्ड कर सकते हैं। तो किसको देंगे? ये पेरेंट्स जो होंगे ये बादाम किसको देंगे? डेफिनेटली ना बाबू को देंगे। क्यों? क्योंकि ही इज अगेन अ वीक बच्चा, थोड़ा पुअर कमजोर बच्चा है, और ये कमजोर बच्चा है इसलिए इसको अगर बादाम खिलाएंगे तो इसकी दिमाग की जो शक्ति होगी वो बढ़ेगी, राइट? फिर इन पेरेंट्स ने बोला कि लेट्स से बहुत गर्मी हो रही है, एक एसी लगा देते हैं, और लेकिन हम लोग फिर अगेन एक ही रूम में एसी लगा सकते हैं। तो एसी किसके रूम में लगेगी? एसी लगेगी बाबू के रूम में। कोचिंग की जरूरत अगर मैं बात करूं तो किसको है सबसे ज्यादा? कोचिंग की जरूरत भी बाबू को ही है ज्यादा, राइट? तो बाबू जो होगा वो बाबू क्या खाएगा? बादाम खाएगा। बाबू जो होगा वो कोचिंग करेगा, बाबू जो होगा वो एसी में रहेगा। अब ये मैं बात कर रहा हूं आइडियली, आई मीन टू से कि जब ये पेरेंट्स आइडियल पेरेंट्स हैं, रियलिटी में तो इस घोड़े पे पैसा लगाया जाएगा ना। तो द थिंग इज कि यार ये दे सकता है रिजल्ट। तो चलो अब, लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल पेरेंट्स। ये चीज हम लोग ने किया। अब ये सब करने के बाद, कोचिंग देने के बाद या एसी लगाने के बाद या बादाम देने के बाद, ये सब करने के बाद हम लोग ने क्यों किया? क्यों? सो दैट बाबू को क्या फील हो? बाबू को इजी फील हो। बाबू शुड फील इजी, एंड जब वो इजी फील करेगा, तो वो कहां तक आ पाएगा? राम तक आ पाएगा। अगर वो इजी फील करेगा तभी तो वो और ज्यादा मेहनत करके कहां तक आ पाएगा? राम तक पहुंच पाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, इसमें पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं? ये जो केस हुआ, बाबू को बादाम दिया जा रहा है, बाबू को एसी दिया जा रहा है, बाबू को ही कोचिंग करवाया जा रहा है। सो इसमें क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। बट इंटेंशन जो है डिस्क्रिमिनेशन का वो गलत नहीं है। सिंपली मीनिंग इज, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो इंटेंशन है, उसके पीछे का जो मोटिव है, दैट इज नॉट रॉन्ग, राइट? गलत नहीं है, वो इंटेंशन गलत नहीं है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करना इज राइट फॉर देम। अब समझिए, कहने का सिंपल मीनिंग है कि एक वीक है, एक आपका स्ट्रांग है सॉरी, एक वीक है, एक स्ट्रांग है, और अगर हम इनको अब इक्वली ट्रीट करने लगे, और इसकी वजह से अगर हमने इनको इक्वली ट्रीट किया ना, तो इनके बीच की इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी।
अगर यहाँ पे 99% ला रहा है राम, हमने इसको कोचिंग करवा दी तो ये तो 100 तक पहुंच जाएगा और शायद ये पहुंच जाएगा 20% पे। लेकिन अगर हमने बाबू को कोचिंग करवाई तो ये पहुंच सकता है हमारा किस पे, ये हमारा 60 पे पहुंच सकता है, लेकिन ये शायद यहीं पे रहेगा, 99 पे ही रहे। फिर हमने इसको और कोचिंग कराई तो ये 60 से कहां पे 80 पे पहुंच सकता है, और 80 के बाद ही कैन ऑल्सो रीच 99%। सो दे आर नॉट इक्वल, सो दे विल नॉट बी ट्रीटेड इक्वल ऑल्सो, राइट। हम लोग इक्वल किस में ट्रीट करते हैं, जब बराबर की चीजें हो, एक वीक है एक स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए तो इनकी इक्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी, ये और ऐसे इक्वालिटी जो होगी वो और बढ़ती जाएगी, सॉरी इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी, राइट। तो दिस इज अ पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि इनको इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू ट्रीट देम अनइक्वली, टू मेक देम इक्वल, to make them equal we have to treat them unequally, we have to treat them unequally, हमें इनको unequally ही treat करना पड़ेगा। we have to give more and more particular things to this particular person, that is बाबू, because बाबू ने खाना खाया, ये चीज हम लोग को करनी ही पड़ेगी so that he can eat good and perform good in his examination। चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी समझाई बाबू राम श्याम घनश्याम एंड ऑल की, इसमें देखो मोर प्रोटेक्शन गिवन टू वीक इज एक्चुअली अ इक्वल प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल, मोर प्रोटेक्शन गिवन टू वीक is actually a equal protection given to all। ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगे, और यही कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को वी कॉल इट एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कल मैंने आपसे बताया था ना कि देयर आर टू थिंग्स इन आर्टिकल 14, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो दिस इज योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस वॉज पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना था। व्हाट इज दिस? दिस इज आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, व्हाट इज अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। होप अब आपको प्रॉपरली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो अभी रिसेंट में केस हुआ था, ये मैंने अखबार पढ़ा था, रिसेंट में केस हुआ था। देयर वाज अ लेडी हु वाज चार्ज्ड अपॉन मर्डर कर दिया था उसने, एंड जब उसका हेल्थ वाइज चेक हुआ, उसका हेल्थ वगैरह चेक हुआ, तो इट वाज फाउंड दैट शी इज मेंटली अनस्टेबल, एंड मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से शी दिस पर्टिकुलर कमिटेड मर्डर, उसने मर्डर जो था वो कमिट किया। द थिंग वाज, कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया, कोर्ट ने उसको कोई सजा नहीं सुनाई। अब शी इज इन अ मेंटल असाइलम एंड ऑल, वहां पे उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। सो द थिंग इज, मर्डर के चार्ज से भी वो फ्री हो गई। अगर सोचिए कि वो मेंटली अनस्टेबल थी और उसको भी 302 पहले के हिसाब से 302 लगा के जेल में डाल दिया जाता, तो वाज इट गुड? नो, बिकॉज शी वाज नॉट इक्वल एज वी आर, राइट। शी इज हैविंग सम, शी इज डिफरेंटली एबल्ड, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें देखने के लिए करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज अ पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हम लोग ने देखा, एंड इट इज नोन एज, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, सो यू कैन just your article 14 is completed, article 14 has been completed. Let's start. अब I will write something and tell me that how much right I am here, मैं कितना सही हूं। article 15 अब कहता क्या है ये? It says that right against discrimination, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये फाइट करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, what it says is, state shall not discriminate
not discriminate, just a second. अच्छा, बिफोर दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसे कौन से पर्टिकुलर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है? मैंने आपसे पूछा था, राइट? सो ये चीज अगर मैंने पूछ ली तो अगेन आई विल नॉट बी आस्किंग. स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट citizen only. This is for citizens only. On the grounds of what are the grounds? Grounds are जैसे आपका sex, religion, race, caste या place of birth. ये चीजें जो हैं, और एनी ऑफ देम. तो इसने कहा 15 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या किसी एक पे. क्या लगता है सर? मुझे तो लगता है, आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, दिस हैज बीन वायलेटेड. ये हमेशा ही वायलेट होता है. दिस इज आई थिंक दिस इज वायलेटेड हमेशा. क्या लगता है आपको? डोंट यू थिंक? मतलब आप सेक्स के ही बेस पे ले लो ना, डोंट यू थिंक विमेन्स आर लाइक बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड फॉर बीइंग विमेन ओनली? आई मीन, आपको नहीं लगता कि जो विमेन्स हैं, they are being discriminated for being a woman? Is this true or false? Answer me. ये ट्रू है या फॉल्स है? Women's are being discriminated for being women. Is this true or false? Like मेरे ओपिनियन में तो yes, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ भाई ये चीज हो रही है, राइट? हो रही है कि नहीं? अरे बिल्कुल हो रही है. देखिए, आर्म्ड फोर्सेज में बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो जिसमें विमेन्स जो हैं वो अभी भी नहीं जा सकती हैं. They are not allowed to hold that particular positions in armed forces. There are many positions like this only. So what do you think, that women are being discriminated for being women? Is this true or false? See, अभी न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले कि there was a news, जब हम लोग ने देखा था कि commandos were getting picked up from particular wings of this armed forces की बहुत सारी जो wings होती हैं उसमें से commandos को pick किया जा रहा था. नो विमेन वर देयर. कोई भी विमेन्स जो थी वो विमेन्स ऑफिसर जो थी, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया दैट टेस्ट. वो जो टेस्ट था उसमें कोई भी विमेन जो ऑफिसर थी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. रीजन? सर देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर वीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि दे आर वीक, बट द थिंग इज, इट्स नॉट दैट दे डोंट अलाउ वुमेन टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर फोर्स या किसी कमांडो बनने के लिए कुछ किया जा रहा है. मेरे हिसाब से दे आर नॉट वीक. Definitely they are not weak. The thing is, see, होता क्या है ना कि they are not being discriminated for being women. मतलब आप सिर्फ women हो, उसके लिए आपको discriminate नहीं किया जा रहा है. You are being discriminated because you are having some particular biology. मतलब सिर्फ women हो इसके लिए discriminate नहीं कर रहे हैं. We are discriminating you for being having some biology. Let's say with an example, कल को यार हमने कमांडोज को पर्टिकुलर क्या किया, सेलेक्ट कर लिया. Let's say there has been a war now, कुछ वॉर कंडक्ट हो गई, और आज की डेट में आप देख ही रहो किस हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं. अब अगर ये वॉर हो जाती है, हमें जरूरत पड़ी 300 कमांडोज की, और उसमें से 250 जो है वो प्रेग्नेंट है. सो प्रेग्नेंट है तो दे विल बी नॉट गोइंग ना, दे विल नॉट बी गोइंग टू वॉर या टू फाइट एनिमी. वो तो नहीं जाएंगे ना, तो हमारी हार तो वहां पहले ही निश्चित हो गई. तो दिस इज अ थिंग. इस वजह से कुछ जो चीजें हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सर्टेन बायोलॉजी, दे आर नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड फॉर हैविंग बिकॉज शी दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज दे आर हैविंग सर्टेन बायोलॉजी, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है. एंड नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड और एडजस्टेड ऑल्सो. सो दिस इज अ थिंग जिसको हम लोग ने देखा, राइट? दिस वाज अ थिंग. So she was not discriminated for being this woman. अब ये चीज समझ में आ गई होगी. यही सेम केस जो है ना सर, ये सेम टू सेम केस हमारा कास्ट के साथ भी होता है. कास्ट के साथ कैसे होता है मैं आपको बताता हूं.
अब कास्ट में होता क्या है, समवन इज गेटिंग रिजर्वेशन, so they are not getting reservation because of their caste X. Let's say there is a person of caste X, he is getting reservation. अब वो जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, वो उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कास्ट, राइट? उसको रिजर्वेशन मिल रहा है बिकॉज उसकी जो कास्ट है इट हैज सम बैकवर्डनेस अटैच्ड विद देम। होता क्या है कि दे आर हैविंग सम बैकवर्डनेस अटैच्ड विद देम, उस वजह से दे आर गेटिंग पर्टिकुलर रिजर्वेशन। दे आर नॉट गेटिंग रिजर्वेशन फॉर देयर कास्ट, दे आर गेटिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्डनेस दैट कम्स विद देयर कास्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे आज की भी डेट में केसेस मिलते हैं जहां पे अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन घर पे आता है तो उसको कांच की ग्लास में पानी दिया जाता है, या चाय जो देते हो उसमें देते हो, दैट पर्टिकुलर अलग कप रहता है उसका। दिस इज द थिंग, एंड ये आज की डेट में हो रहा था। सोचो आज से 50 साल 60 साल 100 साल पहले कैसा रहता होगा। दे वर नॉट अलाउड टू इवन सिट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर, कोई अगर शुभ काम के लिए बाहर जा रहा है ना तो दे वर नॉट अलाउड कि सामने भी आ जाओ, ऐसा होता था। इतना डिस्क्रिमिनेशन सहा है उन लोग ने। सो देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट रिजर्वेशन इज गुड और बैड, ये एक अलग टॉपिक है, दिस इज एकदम अलग टॉपिक। बट द थिंग इज, आप अगर पेपर में लिख रहे हो तो यू विल बी ऑलवेज राइटिंग दैट रिजर्वेशन इज अ गुड थिंग। पर्सनली आपके जो भी व्यूज हो, बट रिजर्वेशन इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम इज वेयर इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, नॉट इन रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन इज वेरी गुड बिकॉज ईडब्ल्यूएस को भी तो रिजर्वेशन मिला। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, रिजर्वेशन इन ऑल इज अ गुड थिंग, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज थोड़ा सा दिक्कत वाला, कि बिकॉज अभी देखो कास्ट सेंसस जो हो रहा है वो इसी बेस पे होगा ना। इसमें पता लगेगा कि कौन सी जो कास्ट है वो कितना अपलिफ्टमेंट क्रिएट कर पाई है, राइट? उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि रिजर्वेशन अब हो सकता है, डेफिनेटली इट कैन बी देयर कि कुछ चीजें जो हैं वो आगे पता लगे हम लोग को। सो देयर इज अ बैकवर्डनेस अटैच्ड विद द पर्टिकुलर कास्ट, उस वजह से हमें ये रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज पर्टिकुलर थिंग। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, एक क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? कैन आई डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? क्या मैं किसी को रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं सर, बताइए। अरे बिल्कुल कर सकता हूँ यार। लेट्स से एन एग्जांपल, कल को मान लीजिए कि देयर इज अ गर्ल, इफ यू आर अ गर्ल टेक इट एज अ बॉय, एंड इफ यू आर अ बॉय टेक इट एज अ गर्ल। आई एम गिविंग एज अ गर्ल बिकॉज मैं एक लड़का हूँ। So I'm a male, definitely. Let's say there is a girl who loves me very well. I mean, she loves me like anything. मतलब वो मेरे प्यार में एकदम पड़ के पागल हो चुकी है, इस टाइप की है। बट जब शादी की बात आई, she says that कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती because you are Hindu and I am Muslim. Hindu and I am Muslim. So what? क्या मैं जाके उसके ऊपर PIL फाइल कर दूंगा कि because she is Muslim she is not marrying me? No sir, it's her choice. It's her choice. तो मैं उस पर PIL नहीं डाल सकता। इट्स माई होम, इट्स माई होम, आई विल बी गिविंग माई रूम ऑन अ रेंट। मैंने मान लीजिए कि अपना बाहर कुछ ऐसा रूम बनवाया है जिसको मैं रेंट पे देना चाहता हूँ, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गिव अ पर्टिकुलर रिलीजन दिस रूम। मैंने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को मैं इस रूम को किराए पे नहीं दूंगा। सो क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं? नो सर, इट इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड उसको मैं किसको दूं ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसीलिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है, यू कुड से दिस, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, राइट? प्राइवेट इंडिविजुअल यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, स्टेट मैटर करेगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर हाउस इज माई प्रॉपर्टी, आई विल बी इन चार्ज ऑफ दिस, और मेरे ऊपर है ये कि मैं इसको किसको किराए पे दूं, किसको ना दूं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का जो चीज है वो नहीं आएगा, राइट? सो दिस वाज अ पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट 15 clause 1. Then we have article 15 clause 2, which says that it prohibits state and individual both. It prohibits state and individual both from what? From discriminating against citizens only. It is for only citizens, against
citizens only, only for citizen, on the ground of what? On the grounds of, again same, religion, race, caste, sex, place of birth, अगेन मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, राइट, और एनी ऑफ देम. अब किस चीज से सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? एक्सेस टू आपके पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जैसे आपके पार्क्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, दीज आर थिंग, पार्क्स हो गए, पार्क्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, राइट, दीज आर द थिंग. रोड्स हो गया, वेल हो गया, टैंक्स हो गया, दीज आर सम थिंग्स मेंटेन्ड आउट, इसमें घाट्स भी होगा, टैंक्स, अरे यार, मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड. अब देखिए, स्टेट के फंड से अगर कोई भी चीज मेंटेन की जा रही है, so you cannot discriminate any of a person on the basis of what? Religion, race, caste, sex, place of birth and all. कभी आपने पार्क में देखा है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग इस पार्क में अलाउड नहीं है? कभी देखा है? नहीं देखा होगा, डेफिनेटली ये चीजें नहीं है. सो अगर ऐसा आपने कहीं देखा है तो इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ 15 क्लॉज 2. इफ यू हैव सीन कि ये जो रोड है, आप मान लीजिए कि ऐसा होता था, एंड ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु हैज हिज मैरिज टुडे, आज उसकी क्या है, मैरिज है, उसकी शादी है आज. ही इज गोइंग टू दैट पर्टिकुलर मैरिज हॉल एंड ऑल, जहां भी उसकी शादी है, वो वहां जाने के लिए एक रोड लेता है. सो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी कम्स एंड सेज कि यहाँ इस रोड से नहीं जाओगे, बिकॉज दिस रोड इज फॉर हम लोग के लिए, आवरसेल्व्स, हमारे लिए है, ये इस रोड से तुम नहीं जाओगे, यू विल गो टू दैट कच्चा रोड, एंड वो कच्चा रोड यूज करो अपने जहां भी आपको जाना है वहां के लिए. दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ 15 क्लॉज 2. एंड ये मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, आई एम गिविंग यू अ रियल एग्जांपल्स जो पहले होते थे. इसके पहले ये जो आर्टिकल्स नहीं थे, इसके पहले जो चीजें होती थी, मैं वही बता रहा हूँ. आज की भी डेट में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, घोड़ी चढ़ने के लिए यार लोग मारपीट कर लेते हैं, गोलियां मारती जाती हैं भाई कि आप घोड़े पे चढ़ के कैसे जा रहे हो शादी करने, फॉर दिस दे आर बीइंग किल्ड. तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट. दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग. हम लोग ने बात की कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट? आर्टिकल 15 क्लॉज 2, जिसमें हम लोग ने बताया कि ये जो है ये प्रोहिबिट करता है किसको? स्टेट या इंडिविजुअल. अब ये इसमें स्टेट एंड इंडिविजुअल बोथ आर इंक्लूडेड फॉर सिटीजंस ओनली, कि अगर कोई भी ऐसे रिलीजन, कास्ट, रेस, इस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ की आप नॉर्थ इंडिया से हो, यू कैन नॉट कम टू साउथ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर पार्क. कभी आपने देखा है कि ऐसा कोई नॉर्थ इंडिया में कोई पार्क है एंड वहां पे लिखा हो कि साउथ इंडियंस आर नॉट अलाउड? ऐसा नहीं होता. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. दिस आर्टिकल इज अ सेवियर ऑल्सो. अब सी, देयर हैज बीन अ केस, मैं आपको बताता हूं. देयर हैज बीन अ केस, जैसे आपने जानते होंगे शनि शिग्नापुर, देयर इज अ टेम्पल. उसमें क्या था ना कि देयर वाज अ एंट्री बैन ऑफ वुमेन. वहां पे वुमेन्स की एंट्री जो थी वो बैन थी. लेकिन फिर जब इस पे क्वेश्चन उठा, इस पे जब केस चला, तो फिर आज देखिए वुमेन्स भी जाती हैं. हाजी पीर जो दरगाह है वहां पे भी देखिए वुमेन्स की एंट्री नहीं थी, बट आज की डेट में है. सो दिस इज अ थिंग दैट यू कैन नॉट discriminate on the basis of sex. तो आप शनि शिग्नापुर you can go. You cannot discriminate on the basis of what? This sex. So you can go into this particular हाजी पीर वाला. तो ये चीजें हम लोग ने देखी. अब let's say an example. Let's say an example. There is a hospital that is privately owned. Let's say मेदांता ले लेते हैं. अब मेदांता अगर है ऐसा, मेदांता अगर ये लिख दे कि दिस पर्टिकुलर कास्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर कास्ट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, अगर ऐसा ये मेदांता लिख दे, तो विल इट बी राइट और रॉन्ग? विल इट बी वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और नॉट? अगर मेदांता कल को अपने बोर्ड पे लगा दे, बोल दे कि इस पर्टिकुलर कास्ट का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं होगा, तो ये 15 क्लॉज 2 का वायलेशन है या नहीं है? सर बिल्कुल है. क्यों? जबकि मेदांता तो प्राइवेटली ओन्ड है, मेदांता के जो ओनर है वो तो प्राइवेट है, वो तो बोलेगा मेरी जमीन पे बना है, मैंने बनाया, मैंने मेहनत की है, क्यों ये चीज करूंगा मैं नहीं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ. लेकिन सर हॉस्पिटल बाय अ नेचर,
हॉस्पिटल बाय नेचर इज अ पब्लिक प्लेस। हॉस्पिटल अगर आप बना रहे हो तो वो बाय नेचर क्या है, वो बाय नेचर वो एक पब्लिक प्लेस है, तो उसकी वजह से आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते। एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2। होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपरली, राइट। जैसे एग्जांपल मेरे से किसी ने पूछा था, स्टैग एंट्री इन अ क्लब, स्टैग एंट्री इन अ क्लब जो है वो क्या होता है, इट इज व्हाट, इट इज अ वायलेशन ऑफ 15 क्लॉज 2 बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अगेन, कि भाई अगर आप मेल हो तो अकेले आप नहीं जा सकते हो क्लब के अंदर, इज दिस इज अ रूल एंड दिस इज वायलेशन ऑफ 15 क्लॉज 2। नो सर, अगेन नॉट, बिकॉज आप ऐसे सोचिए ना कि बैलेंस भी तो क्रिएट करना होता है। अब आप ऐसे सोचिए कि बैलेंस किस हिसाब से क्रिएट करना है। लेट्स से इन अ क्लब देयर आर 1000 मेल एंड फॉर देम देयर आर ओनली 15 फीमेल, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड। सो इसी को बैलेंस करने के लिए दिस रूल हैज बीन देयर, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर स्टेट की भी स्थापना हो रही है। सो फॉर दिस इट हैज नॉट बीन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। दिस वी हैव कंप्लीटेड 15 क्लॉज 2। अब हमारे पास आता है एक एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन है हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का। अब ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या है, ये इट इज एन एक्सेप्शन, इसको आप लिख भी लेना, इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15। इट सेज दैट स्टेट इज अलाउड टू मेक, स्टेट इज अलाउड टू मेक स्पेशल provisions for women and children। अब सर ऐसे सोचिए कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, आपने कभी मेट्रो यूज की है? मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो में स्पेशल जो सीट आपने देखी होगी, दिस सीट इज रिजर्व फॉर हुम, वुमेन, या ऐसा कुछ आपने जरूर देखा होगा, या एक अलग से कोच ही बनाया गया है मेट्रो में फॉर वुमेन्स ओनली, वुमेन्स के लिए अलग सा कोच है मेट्रो में। सो दिस इज पर्टिकुलर थिंग जिसको हम लोगों ने देखा कि वुमेन्स के लिए तो एक स्पेशल प्रोविजन है और मेल के लिए तो कुछ नहीं है। आपने कभी देखा है, आप जैसे आप वो देख सकते, जननी सुरक्षा योजना, कभी आपने ये सुना? पिताजी सुरक्षा योजना कभी नहीं सुना होगा, राइट। रीजन इज व्हाट, रीजन इज बिकॉज देखिए इनके लिए इतना करने की जरूरत है इसलिए है बिकॉज दे आर वल्नरेबल। ये वल्नरेबल भी तो है, जो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल, इस वजह से ये बनाया जा रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये क्या है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू व्हाट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर आर्टिकल 15। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये क्लियर है तो आइए आगे समझते हैं चीजों को। ये चीजें क्लियर हैं तो आगे समझ लेते हैं। एंड वी कम टू आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4। अब ये जो आर्टिकल था ना, इसके लिए बहुत बढ़िया लड़ाई हुई थी, शुरुआत में ही ये आ गया था। और ये मैं आपको बताते जाऊं, ये जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्वैश अ डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, उसको हटाने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू ये लेके आया गया था। और ये कहता क्या है, ये सिंपल सी चीजें कहता है और सुनिएगा क्या कहता है। ये कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन किसके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ whom, for the advancement of backward classes of citizens के लिए हम स्पेशल क्लासेस जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो हम बना सकते हैं। ये किसने कहा था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ने। एंड दिस आर्टिकल वाज पर्टिकुलर। अब माय क्वेश्चन इज ये बैकवर्ड क्लासेस हैं क्या, बैकवर्ड क्लासेस हैं क्या? देखिए बैकवर्ड क्लासेस की कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, बट इन ब्रॉडली वी से एट एससी हो गए, एसटी हो गए, और दूसरे क्या हो गए सर, दूसरे हो गए हमारे एससी बीसी। ये क्या है, सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दीज आर द थिंग। अब इसमें कौन आ गए, इसमें आपके एक्स आ गए, ओबीसी आ गए, वाई आ गए, और भी लोग हैं इसमें ओबीसी एंड ऑल, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। चलिए ये चीजें हम लोग ने समझ ली।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, अमंग ऑल द थ्री, अमंग ऑल द थ्री ग्रुप, इन तीनों ग्रुप में विच इज एक्चुअली, विच इज एक्चुअली एस सी बी सी, एस ई बी सी कौन है इसमें, इन तीनों में एस ई बी सी कौन है सर? इन तीनों में ये जो पर्टिकुलर है एस ई बी सी, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, कौन है? ऑल थ्री यार, डेफिनेटली ऑल थ्री। हम लोग उनको बुलाते नहीं है, बट ऑल थ्री आर दिस एस ई बी सी। इनके साथ भी बैकवर्डनेस है सोशली इकोनॉमिकली, इनके साथ भी, और इनके साथ तो है ही, उनका तो नाम ही वही है, राइट। दिस वाज अ केस, जो हम लोग ने क्या देखा था, ये जो केस था ये हम लोग ने देखा था तब जब हमें देखने के लिए मिला था, पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कब, जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, उसको क्या करना था, ओवरकम करना था। चलिए अब आप ऐसे समझिए, एक केस समझते हैं हम लोग। ऐसा हो गया ना कि चीजें कुछ इस प्रकार से बन गई कि यहां पे आ गया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये मैं पहले एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूं, फुल फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज, यहां पे एडमिशन देखो, एडमिशन के लिए किस चीज के लिए बना था, बैकवर्ड क्लासेस के, बैकवर्ड क्लासेस के एडमिशन के लिए यहाँ पे चीजें हो रही थी। होता क्या है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ टाइप्स के हैं। जैसे पहला हमें मिल गया पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर दूसरा हमें क्या मिल जाता है, दूसरा हमें मिल जाता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये जो प्राइवेट होता है ये हमारा कौन सा होता है, ये एडेड होता है, और एक होता है अनएडेड। एक एडेड हो गया और एक हो गया अनएडेड। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। चलो अब हमें ये चीज समझनी है, ये चीजें हम लोग के पास थी। होता क्या है सर, देखिए होता क्या है कि पहले ऐसे कहा गया कि भाई एक काम करो, तुम लोग एससी और एसटी को इसमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होता है उसमें आप क्या करो, उसमें आप थोड़ा सा रिजर्वेशन दीजिए। तो ये ले दे के तो चलो ठीक है, देने लगे। फिर बाद में एक प्रोविजन आया कि काम करो, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, इसमें आप ओबीसी को भी रिजर्वेशन दो। तो पब्लिक के पास गया ये पार्लियामेंट की, क्या कहते हो इसको दे दोगे ना? तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने कहा हाँ सर, आप ही का स्कूल है भाई, पब्लिक इंस्टीट्यूशन आप ही तो चला रहे हो, आपको जिसको देना है रिजर्वेशन दो, बिल्कुल दो। प्राइवेट के पास गया, प्राइवेट के पास गया तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भड़क गया, कहा कि क्यों भाई, मैं क्यों दूं? एक तो ये मेरी जमीन पे बना हुआ है स्कूल, मेरी जमीन पे बना हुआ है, मैंने पैसा लगाया है, और दूसरी चीज मुझे एड भी नहीं मिल रही है, मुझे एड भी नहीं मिल रही है। अनएडेड जो था वो गुस्सा गया, बोला मुझे तो एड भी नहीं मिल रही है, मैं क्यों दे दूं इसको रिजर्वेशन, मैं क्यों पढ़ाऊं इसको, मैं नहीं पढ़ाने वाला। उसने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा है ना कि तुम इसको रिजर्वेशन देखो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ट्राई करो कि इसको दे लो एक बार। उसने कहा कि सर मैं क्यों दे दूं, मैं, मेरा क्या रीजन है, मैं दूं ही क्यों इसको, राइट। इतना सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद उसने बोला, और वैसे भी कहीं लिखा थोड़े ना है कि मैं इसको दूंगा, कहीं लिखा नहीं है ना, मैं क्यों दूंगा। इसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, चल के पता करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हाँ भाई वो क्यों देगा, नहीं देगा वो। और ऐसे ही जोश जोश में खुश हो गया, बोला हाँ मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। फिर ऐसे ही इसने जोश जोश में बोल दिया, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि ये सब मेरे को करना है। उसने बोला क्या बोला, क्या वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े ना लिखा है ये सब। अच्छा अच्छा। और फिर इसी के बाद पार्लियामेंट गया और वो क्या किया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत इसमें इंट्रोड्यूस करके लेके आता है क्या, आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि जो इट कैन एम्पावर स्टेट, स्टेट के पास एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस
फॉर एडमिशन है, ये चीज याद रखिएगा, एडमिशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, मैं बीसी लिख दे रहा हूं इसको, और फॉर सिटीजन्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब वेदर इट इज पब्लिक, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, उससे मतलब नहीं है। वेदर इट इज पब्लिक, यार मेरी राइटिंग सॉरी थोड़ी वो हो रही है, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट इसमें क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बहुत खुश होने लगे कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वाओ सच ए नाइस थिंग, मजा ही आ गया, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। होता क्या है, अब देखिए, इनको पता लगा कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का कोई काम नहीं है, वाओ दिस इज सो नाइस फॉर अस। इसमें लेके ज्यादा खुशी हुई किसको, सबसे ज्यादा खुशी हुई AMU, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखो माइनॉरिटी जो होता है ना, अगर मैं पूछूं आपसे माइनॉरिटी क्या है, तो आप बोलोगे जो मेजॉरिटी नहीं है, राइट। अगर मैं पूछ लूं मेजॉरिटी क्या है, तो यही कहोगे क्या कि माइनॉरिटी जो नहीं है। नहीं सर, ये नहीं होता है। माइनॉरिटी का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है आपको, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आप हो कि नहीं हो, इसका आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप इसको उनको वो आपको देखते हैं कि हाँ ही इज अ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में आते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट होता है। बट शायद ये चीज AMU को नहीं पता थी। उसने क्या किया, वो बहुत खुश हुआ और बहुत खुशी खुशी में उसने क्या किया, उसने कैंसिल कर दिया क्या, SC का भी रिजर्वेशन, SC का रिजर्वेशन जो था वो कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि मैं रिजर्वेशन क्यों दूं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इससे अलग है, तो मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा बिकॉज आई एम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। क्या किसने बोला माइनॉरिटी है, क्या बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, M फॉर मुस्लिम, M फॉर माइनॉरिटी। बोला MM का केस है भाई, हम तो मुस्लिम हैं, हम माइनॉरिटी हैं, वी आर M फॉर मुस्लिम, M फॉर माइनॉरिटी, देखो सेम सेम है इसीलिए। लेकिन जो आपका जिस पर्टिकुलर पार्लियामेंट है उसने बोला सेम सेम बट डिफरेंट। उसने क्या बोला, उसने कहा एक काम करते हैं, चलते हैं हम लोग प्रॉपर इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां पता करके आते हैं ना कि ये है क्या, ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होता है ये क्या है, तुम हो या नहीं हो, वहां पता करते हैं, एक बार मस्त चीजें हैं, बढ़िया, वहां पूछ के आते हैं। पर ठीक है चलते हैं। वहां गए तो वहां पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने जो डिसीजन दिया, उसने फेवर में दिया पार्लियामेंट के, उसने पार्लियामेंट के फेवर में डिसीजन दिया कि नहीं सर, ये जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं थे, ये जो AMU है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसने बोला सर आप मुस्लिम थे, ये शुरुआत में थे, आप शुरुआत में आपने खोला था कि आप पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए हो गए, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर वो है स्टेट है, ये आपको फंड कर रहा है, स्टेट आपको फंड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सारी चीजें, तो अब आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहे हो, आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अब नहीं हो, पहले भले आप थे लेकिन अब नहीं हो। तो यहाँ पे इनको पता लगा कि ये दे आर नॉट माइनॉरिटी, दे आर नॉट माइनॉरिटी। अब होता क्या है कि इनको बोला गया कि यू आर नॉट माइनॉरिटी, यू आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब जैसे ही देखो ये चीजें हुई तो क्या पता लगा कि ये जब इनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला, तो जो चीजें मिल रही थी ना, जो डिस्काउंट्स मिल रहे थे, जैसे चाय पानी पे जो डिस्काउंट मिलता था वो भी खत्म हो गए। मतलब यहाँ तो इन्होंने खत्म हुआ ही हुआ और बाकी जो मिल रहे थे वो तो मिला भी नहीं। मतलब यहाँ पे जो आप आए थे लेने वो तो मिला नहीं आपको, और जो मिल रहा था पहले वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे इनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। अब जब ये सब जजमेंट हो गया तो एक आदमी को देखा जज ने कि ये को बाहर ऐसे निकल रहा है, चुपचाप बाहर जाकर क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो तुम, बैठो अभी जजमेंट नहीं हुआ है। तो सर मैं तो बस ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ चाय पीने। क्या नहीं, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, इधर आओ। बुलाया उसको, इधर आओ, कौन हो तुम। तो बोला कुछ नहीं सर, मैं तो बस चाय पीने जा रहा था। हो कौन तुम। तो सर कुछ नहीं, बस ये मैं तो इसके कहने पे आ गया था, मैं ऐसे ही बस चाय पी रहा था, मैं बस ऐसे ही चाय पी रहा था। उसने ऐसा बोला कि आई वॉज जस्ट हैविंग अ टी, मुझे बस चाय पीने की तलब थी तो मैं जा रहा हूँ। तो बोला लेकिन तुम हो कौन, पहले बताओ तो हो कौन, कौन हो तुम, अब आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ। उसने बोला कि सर मैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जजमेंट देखने आया था, आई वॉज जस्ट देख रहा था मैं जजमेंट किस तरीके की, जस्ट अ सेकंड, मैं देख रहा था जजमेंट किस तरीके की होती है, मैं वही देखने आया था। तो उसने बोला मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, बताओ कि तुम हो कौन। उसने बोला सर
जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया। बस सर मैं तो इससे कह रहा था कि यहाँ पे नहीं चलते हैं, बट तो बोला कि यार इसकी भी फाइल खोलो, इसकी भी फाइल खुली और इनके साथ भी सारे स्टेटस इनके खत्म कर दिए गए। अब ये केस अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि नहीं ये चीजें नहीं है, बिल्कुल राइट, समझ गए आप। तो दिस वाज थिंग ऑफ व्हाट, दिस वाज द थिंग अबाउट आपका आर्टिकल 15 क्लॉज, व्हाट दिस वाज आपका आर्टिकल 15 क्लॉज। हम लोग इससे हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा आर्टिकल 15 क्लॉज अपना 15 क्लॉज 6। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, इसने बोला 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ये आया था, और इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें सर ये बताया कि इट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन अप टू 10%। यही चीजें हुई थी इसमें, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया माइनॉरिटी वगैरह का, यही चीज मैं बता रहा हूँ। ये चीजें हम लोग ने देख ली, ये पर्टिकुलर जो चीज हुई थी ये इसी के बेस पे हुई थी, ये चीजें हम लोग ने समझ ली, राइट। अब ये जो इसने बताया, इसने बोला कि ये अप टू 10% रिजर्वेशन देगा, किसको, ईडब्ल्यूएस को, आपके किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, राइट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको ये देगा। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये आपका पर्टिकुलरली ईडब्ल्यूएस के थ्रू हम लोग ने जान लिया। यहां तक आपको होप समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। ईडब्ल्यूएस का जो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक प्राइवेट, उसके बाद एडेड, अनएडेड, ये चीजें हम लोग ने देख ली। और यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था कि किस तरीके से एएमयू में अब रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत। तो ये अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसके थ्रू हम लोग ने पूरी चीजों को कंप्लीट कर लिया, राइट। तो विद दिस आर्टिकल 15 जो है, सो इसी हम लोगों को कितना टाइम लग रहा है यार एक एक आर्टिकल ऐसे कंप्लीट करने में, बट डोंट वरी, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे जिनमें एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे यही आपका हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5, 6 तो चलो बहुत ईजी, लेकिन 4 और 5 वॉज थोड़ा सा टिपिकल थिंग, इसमें आपको एक्सप्लेन करना वॉज इंपॉर्टेंट। 3 वॉज ओके, फिर 2 वॉज ऑल्सो ओके, 1 वॉज ऑल्सो ओके। सो दिस इज अ थिंग, इस तरीके से जब पढ़ोगे ना तब आपको मजा आने वाला है कि यार हाँ इस तरीके से योर प्रिपरेशन विल बी गोइंग अपॉन एंड अपॉन। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है एंड जस्ट कंपीट बाय योरसेल्फ। आप अपने से लड़ाई करोगे ना तो ज्यादा बेटर करोगे। और अभी आई वुड रिकमेंड यू कि जितने भी लोगों, सी मैं डेफिनेटली अगर बोलूँ ना तो आज की डेट में फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन पढ़ने वाले कम है रादर देन प्लानिंग वाले। कहने का सिंपल मीनिंग है कि प्लानिंग आप ज्यादा करते हो एंड पढ़ते कम हो, सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। जस्ट डू नॉट प्लान एनीथिंग, प्लान मत करो इतना ज्यादा, प्लान करते रहो, ठीक है प्लान करना इज वेरी गुड, लेकिन साथ में उसके आगे भी तो बढ़ो, आई मीन पढ़ो भी तो। मैं अपने ही चैनल की बात बता दूं, माय चैनल इज वेरी मच न्यू एंड आई डोंट हैव एनी थिंग टू से इन दिस। मैं देख रहा हूँ कि मैं जो भी वीडियो ऐसी अपलोड करता था, जब जो मैं पर्टिकुलर आपको बताता था कि दिस इज योर प्लान, दिस शुड बी योर प्लान, उस पर व्यूज अच्छे थे। जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट है, मेन कंटेंट जिसकी वजह से मार्क्स आने वाले हैं, उस पर व्यूज नहीं है, राइट। दिस इज अ थिंग, दिस प्रूव्स कि यार आपको प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन की नीड है इस समय। सो इफ यू आर प्लानिंग, प्लानिंग इज वेरी मच गुड, बट ऑल्सो एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो नीडेड, बिकॉज एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो प्लानिंग क्या लास्ट में करोगे, आई मीन लास्ट तक प्लानिंग ही करते रहोगे। तो दिस इज समथिंग जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो एग्जीक्यूट योर प्लान्स, अच्छी तरीके से उसको करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। So we have completed 15 article, अपना article number 15 जो था we have completed. Next lecture में we will be talking about, I think we will be able to complete article 16 and if time permits we will be completing 17, 18 and 19 and so on. 19 में थोड़ा time लगेगा because it is in 6 part, broadways में अगर मैं बात करूँ तो 19 में it will be taking some time, will be taking some time, थोड़ा time तो उसमें लग जाएगा। Hope अब ये जो चीजें हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इट हैज बीन टोटली अंडरस्टूड बाय यू, आपको प्रॉपरली ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कमेंट मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड विल बी क्लैरिफाइंग ऑल द डाउट्स जो भी आपके होने वाले हैं, वी विल बी क्लैरिफाइंग इट, राइट। सो दिस वाज योर पर्टिकुलर लेक्चर फॉर टुडे। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपरली एंड if you have understood everything, so please like, share and subscribe our channel. So we'll be meeting you in next lecture and also
there is a slight change in a time. I'll be changing this particular time of uploading my lecture. As if देखो मेरे को भी थोड़ा सा इशू आ गया है, टाइम वाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. सो आई थिंक ये जो लेक्चर्स होंगे अब थोड़ा सा जो होगा वो रात के टाइम पे अपलोड होंगे, राइट. तो आई थिंक इट विल बी अपलोडेड बिटवीन 7 to 9 PM के बीच में. इट विल बी अपलोडेड 7 या 8 या 9 ऐसे ये अपलोड हो जाएंगे. बट you will be getting lectures every day, right? So we'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए जय हिंद.